वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? मौसमी पवन, सामयिक पवन, अस्थायी पवन या स्थानीय पवन? तो इसका हो जाएगा अस्थायी पवन। जल वाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया। अब जल वाष्प जो है जल के रूप में बदलने की क्रिया क्या कहलाता है? संघनन। कैटरीना क्या है? कैटरीना हीरोइन का भी नाम है, लेकिन चक्रवात है। ठीक है, चक्रवात के केंद्र में डैश दाब होता है, कम दाब होता है। लू एक डैश हवा है, लू एक गर्म हवा है। ऊंचाई के कारण हवाएं डैश होकर संघनन होती है, हवाएं ठंडा होकर के। विषुवतीय रेखा क्षेत्र में डैश वर्षा होती है, ये हो जाएगा संवहनिक वर्षा। संवहनिक वर्षा। आंसर वो हो नहरसीकर को संवहनिक वर्षा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोटल 5 प्रश्न उधर है और इधर है, और प्रश्न कुल मिलाकर 12 प्रश्न है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी चैप्टर में है, 12 नंबर चैप्टर है, इसलिए 12 प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है? इसका उत्तर होगा मौसम के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों का अवलोकन किया जाता है। जैसे 1 नंबर में तापमान, दूसरा वर्षा, आर्द्रता, वायु का वेग। यदि एक वाक्य में कहे तो हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा को मौसम कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जलवायु किसे कहते हैं तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से प्रमुख कारक हैं? इसका उत्तर होगा, किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चवच लक्षण जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख कारक है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग क्यों होता है? उत्तर होगा, किसी भी स्थान का तापमान का आधार वहां प्राप्त होने वाली सूर्य की किरणें हैं। जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां का तापमान अधिक होता है। जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहां का तापमान कम होता है। अतः स्पष्ट है कि सूर्य की किरणों की कमी और बेशी तथा सीधी तिरछी पड़ने के कारण पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह हमने 3 प्रश्न का उत्तर जाना। चलिए चौथा प्रश्न का हम उत्तर जानते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, तापमान का प्रभाव मौसम पर पड़ता है, उचित उदाहरण सहित पुष्टि करें। तो उत्तर होगा, ऐसे तो मौसम को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, लेकिन उन सभी कारकों में प्रमुख कारण तापमान है। तापमान को बढ़ाने या घटाने में प्रमुख भूमिका सौर ऊर्जा की होती है। कारण की मुख्य रूप से सौर ऊर्जा जिन स्थानों पर अधिक मिलती है वहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है। जहाँ पर सौर ऊर्जा कम मिलती है वहाँ का वातावरण ठंडा हो जाता है। गर्म और ठंडा वातावरण से वहाँ का मौसम प्रभावित होता है। तो ये मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 5वां प्रश्न है, टोटल 12 प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं, इसका क्या महत्व है? इसका उत्तर होगा, पृथ्वी पर कुल 5 ताप कटिबंध हैं। विषुवत रेखा के दोनों तरफ उष्ण कटिबंध है, यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। उसके बाद इससे उस रेखा के दोनों ओर का क्षेत्र उष्ण कटिबंधनीय क्षेत्र में आता है। इसके उत्तर में उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध है। इसे 23/2 डिग्री कर्क वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर में उत्तर शीत कटिबंध है। इसे 662 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध है। इसे 231 डिग्री मकर वृत्त कहते हैं। इसके दक्षिण में दक्षिण शीतोष्ण है। तो ये पृथ्वी पर कुल मिलाकर के 5 ताप कटिबंध हैं जिसके बारे में हमने जाना।
छठा प्रश्न है, वायु में गति के क्या कारण हैं? तो वायु में गति के क्या कारण हैं? देखिए, पृथ्वी पर जहाँ कहीं तापमान अधिक हो जाता है वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर चली हो जाती है, उड़ जाती है। इससे वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। इस निम्न दाब को भरने के लिए उच्च दाब के क्षेत्र से हवा चल देती है। जिस चाल से हवा चलती है वही गति जो होता है उसी को गति कहते हैं, और वायु में गति के यही कारण है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है, पवन के कितने प्रकार हैं? प्रत्येक का नाम सहित वर्णन कीजिए। देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, पवन के 3 प्रकार हैं, अस्थाई पवन, मौसमी पवन तथा स्थानीय पवन। अब ये तीनों का वर्णन करते हैं। अस्थाई पवन, अस्थाई पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलता है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। अस्थाई पवन अधिक दाब पेटियों से कम दाब पेटियों की ओर चलता है। पछुआ, पूर्वी तथा व्यापारिक पवन अस्थाई पवन के उदाहरण हैं। दूसरा है मौसमी पवन। जिस पवन की दिशा मानसून के अनुसार बदलती रहती उसे मौसमी पवन कहते हैं। यह पवन ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेता है। भारत में मौसमी पवन से ही वर्षा होती है। और अगला है स्थानीय पवन। वर्षा के खास समय और खास भूखंड मतलब खास स्थान पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती है, जिसका उदाहरण है उत्तर भारत के मैदानी भागों में मई जून महीनों में चलने वाली गर्म पछुआ पवन। इस पवन के साथ कभी कभी लू भी चलता है। लू का विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम है, अलग अलग जगह पर लू का अलग अलग नाम है। ठीक है, आगे देखिए 8वां प्रश्न, स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जब हवा स्थल की ओर से समुद्र की ओर चलती है तब इस हवा को स्थलीय समीर कहते हैं। ठीक इसके विपरीत जब हवा समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलने लगती है तब इसे समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, स्थलीय समीर सदैव रात में चलती है, वहीं समुद्री समीर सदा दिन में चलता है। तो दोनों में अंतर आपने समझा। अब आपका 9वां प्रश्न, चलिए उसको देख लेते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चक्रवात क्या है? इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, तूफानी हवाओं के अति शक्तिशाली भंवर को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के प्रभाव से भारी आंधी आती है और जनजीवन को काफ़ी कुप्रभावित करती है। हवा नाचते नाचते काफ़ी ऊंचाई पर चली जाती है और भारी वर्षा कराती है। चक्रवात यदि ज़मीन पर आते हैं तो आंधी वर्षा लाते हैं, और यदि समुद्र में आते हैं तो उसकी लहरें काफ़ी ऊंचाई तक उठ जाती है। 10वां प्रश्न है, वर्षा की प्रक्रियाओं को चित्र सहित समझाइए। देखिए, अब सूर्य पृथ्वी की सतह पर, सूर्य जो है उगता है तो पृथ्वी की सतह पर पानी को गर्म करता है। अब पानी जब गर्म होगा तो उसके बाद क्या होगा, गर्म पानी वाष्पित हो जाता है और जल वाष्प बन जाता है। अब पानी वाष्प बन गया। अब पानी वाष्प बनने के बाद जल वाष्प हल्की होती है और हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। अब ये तीसरा प्रक्रिया है, पहले सूर्य उदय होता है, पानी गर्म होता है, फिर वाष्प बनता है, उसके बाद यह ऊपर उठती है और जल वाष्प हवा में मौजूद धूल के कणों के आसपास संघनित हो जाते हैं। फिर ठंडी हवा के संपर्क में आने पर जल वाष्प संघनित हो जाती है। अब ठंडा हवा चलती है, उसी समय देखते हुएगा वर्षा पड़ेगा। तो संघनन के कारण वायु का तापमान औशांक तक गिर जाता है। जब वायु का तापमान औशांक से नीचे गिर जाता है तो जल वाष्प पानी की बूंद या ओलों के रूप में ज़मीन पर गिरने लगती है और इस प्रकार से वर्षा होती है। अब इसका चित्र भी बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है हमने उसका चित्र उसी रूप में दिखाया है। जैसे सूर्य उगा हुआ है, ऊपर में देख सकते हैं, तो सूरज से नीचे नदी का पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर में गया, बादल बन गया और फिर संघनित होकर नीचे गिर रहा है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा से
क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो चलिए समझते हैं उत्तर इसका। अत्यधिक वर्षा से सबसे पहले तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में घर के घर ही क्या, गांव के गांव बह जाते हैं। आदमी के साथ जीव जंतु भी ऊंचे स्थानों की ओर भागते हैं। लगी लगाई फसल, यहाँ तक कि कभी कभी तैयार फसल भी बह जाती है। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को आदमियों के रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था में जुट जाना पड़ता है, मतलब मदद करने के लिए। और लास्ट प्रश्न 12 नंबर है, हमें वर्षा जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट पक्का कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पक्का पूछेगा। देखिए, हमें वर्षा जल का संरक्षण इसलिए करना चाहिए ताकि हमें सालों भर पानी मिल सके। इस संरक्षित जल के पीने से लेकर सिंचाई तक के काम हो सकते हैं। तो 12 प्रश्न हमने जान लिया, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 मौसम और जलवायु को समझा, इसका प्रश्न उत्तर जाना। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लास्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो। थैंक यू।